सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? ये एक लिमिटलेस एक्सपेंस ऑफ स्पेस सराउंडिंग अस कंसिस्टिंग ऑफ सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो जो यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है, मतलब ऑब्वियसली गिन के नहीं बता सकते, अप्रोक्स 100 to 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं एंड ईच गैलेक्सी में 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं। तो ओरिजिन कैसे हुआ था यूनिवर्स का? इसकी तीन थ्योरीज हैं मेन। एक स्टेडी स्टेट थ्योरी that was given by Fred Hoyle, pulsating theory by Arthur Eddington, and Big Bang theory by Gauges Lemaitre in 1927। तो जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ओवरऑल साइज एंड मास है यूनिवर्स का वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है किसी भी टाइम पे। साइज एंड मास कांस्टेंट रह रहा है एंड कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, कब स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा कुछ नहीं पता। बस यूनिवर्स हमेशा से एक्सपैंड कर रहा है। अब साइज तो कांस्टेंट था तो एक्सपैंड कर रहा है तो साइज तो बढ़ना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है फ्रेड होयल का कि जो एक्सपैंड कर रहा है ना, तो there is a continuous creation of new stars and galaxies at the rate of old ones becoming unobservable। तो मतलब कि मान लो इमेजिनरी एक लिमिट है कि इस लिमिट से आगे एक्सपैंड हो रहा है तो वो वाला एरिया खत्म होता जा रहा है एंड एक्सपैंड होता जा रहा है। तो बेसिकली साइज फिर सेम रहेगा क्योंकि अगर नई गैलेक्सीज बन रही है तो ओल्ड वाली खत्म भी हो रही है। पल्सेटिंग थ्योरी में ये है कि यूनिवर्स पल जैसे पल्स चलती है, धक 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 धक, अप डाउन, तो वैसे ही इट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटिवली। तो जो एक्सपैंड होता है वो होता है एक्सप्लोजन की वजह से एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो यूनिवर्स अभी करंटली क्या है? इन द फेज ऑफ एक्सपेंशन। तो ये हमने बस इसका मेन याद रखना है कि स्टेडी स्टेट में ये कह रहा था कि सब कुछ कांस्टेंट है, कोई बिगिनिंग एंड नहीं है एंड ऑलवेज एक्सपैंडिंग है। पल्सेटिंग में कह रहा है कि एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऑल्टरनेटिवली। एंड बिग बैंग थ्योरी जो कि गोजस लिमित्री ने दी थी उसका कहना ये है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज एक्सट्रीमली compact, dense and hot singularity. There was no matter, no space and no time। फिर 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन होता है, कॉस्मिक एक्सप्लोजन बहुत बड़ा, जिसे बिग बैंग नाम दिया गया। एंड उस एक्सप्लोजन की वजह से जो यूनिवर्स है एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया। तो पहले तो फोर्सेस ऑफ फिजिक्स डेवलप हुए जैसे कि ग्रेविटी, एंड फिर ऐसे फोर्सेस डेवलप होने के बाद एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हुए जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, गैसेस, कंपाउंड्स वगैरह वगैरह, एंड धीरे धीरे स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो हबल ने 1929 में एक चीज डिस्कवर करी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी स्टार्स एंड गैलेक्सीज जो अभी हम देख पा रहे थे वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रही हैं, दैट इज अवे फ्रॉम द अर्थ। ये कहाँ से उसने डिस्कवर किया? रेड लाइट शिफ्ट, रेड शिफ्ट एक फिनोमिना होता है। मतलब कि जैसे जैसे जो दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट हमसे, वो रेड लाइट ही एमिनेट कर पाएगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। ये हमने 10th में पढ़ा होगा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है वो कम डिस्पर्स होते हैं एंड कम डिस्पर्शन की वजह से रेड लाइट आती है उनमें से। तो जो जो दूर जा रहा है उसकी रेड, मतलब कि बस जो जो दूर जा रहा है तो उसे हम रेड लाइट से ही देख पा रहे हैं। तो एक रेड शिफ्ट फिनोमिना की वजह से पता चला कि जो स्टार्स एंड गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। तो रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? इस रेट ऑफ एक्सपेंशन को, जिस एक्सपेंशन से ये सारी चीजें दूर जा रही हैं, उस रेट को कहते हैं हम हबल्स कांस्टेंट। अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। इसका मैं डायग्राम लगाना भूल गई, बट चलो कोई नहीं, थ्योरी में से ही कर लेंगे। कि फर्स्ट है एक, मतलब सारी स्टेजेस है जो बोल्ड में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले एक स्टेलर नेबुला होता है। वो क्या है? जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट विच मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रेविटी की वजह से ये पुल टुगेदर है एंड इसको एंटायर जो ये पूरा एक नेबुला बना है ये घूमे जा रहा है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। स्टेलर नेबुला है जिसमें मेनली हाइड्रोजन या फिर हीलियम होगा एंड ग्रेविटी की वजह से ये सिकुड़ा हुआ है एंड सिकुड़ के ये स्पिन कर रहा है। देखो इन चीजों को कोई मतलब बनेगा नहीं, अभी आगे देखेंगे, बट यू हैव टू लर्न द स्टेजेस कि स्टेलर नेबुला के बाद क्या बनेगा। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि उसमें ये क्या कर रहा है, बस ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि स्टेलर नेबुला के बाद कौन सी स्टेज आएगी।
ठीक है, वगैरह वगैरह। तो प्रोटोस्टार, फिर स्टेलर नेबुला के बाद ये प्रोटोस्टार कैसे बनता है वो देखते हैं। कि जो स्पिन कर रहा था गैशियस मास, वो एक हाई टेम्परेचर पे रीच करने के बाद एक हॉट कोर बन जाता है, उस हॉट कोर को हम कहते हैं प्रोटोस्टार। फिर उस प्रोटोस्टार का जब टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाता है, वहां पे अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है कोर में। तो इसे हम कहते हैं बर्थ ऑफ अ स्टार की स्टेज। फिर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, एक टाइम पे हाइड्रोजन का जो फ्यूल जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो वो कोर जो है सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, एंड साइमल्टेनियसली जो आउटर शेल है वो एक्सपैंड होने लगती है। तो अंदर की चीज सिकुड़ रही है एंड बाहर की चीज एक्सपैंड हो रही है, तो ये थोड़ा बड़ा एक फिगर बन जाएगा, उसे हम कहते हैं रेड जाइंट। अब अगर इस रेड जाइंट का जो मास है, इफ it is an average star with less than 10 times the mass of the sun, अगर सन के 10 टाइम्स मास से कम है इसका मास, तो वो जो कोर है रेड जाइंट का वो कोलैप्स कर जाएगा, एंड कोलैप्स करने के बाद जो चीज बनेगी उसे हम कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। व्हाट इज अ प्लैनेटरी नेबुला? इट इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ गैस। एंड अगर इस रेड जाइंट का मास 10 टाइम्स मास ऑफ द सन से ज्यादा है, तो ये बन जाएगा रेड सुपर जाइंट। एंड ये जो रेड सुपर जाइंट है, एक अंडरगो मैसिव एक्सप्लोजन होगी, उसे एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा। एंड इस सुपरनोवा के होने के बाद इसमें से कुछ टुकड़े गिरेंगे, रेमिनेंट कोर कहते हैं हम जिसे। तो वो जो अगर रेमिनेंट कोर जो टुकड़े इधर उधर खिंडेंगे, अगर उन कोर्स का जो साइज है वो 1.4 टू 3 टाइम्स द मास ऑफ सन के बीच में है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और अगर उसका मास 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन से ज्यादा है, तो वो उसकी कोर और कोलैप्स करके एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो जो न्यूट्रॉन स्टार है, it is a very heavy dense body consisting of a closely packed neutrons। मतलब आप मानेंगे नहीं कि न्यूट्रॉन स्टार एक छोटी सी इस इतनी डोट जितनी चीज भी बहुत बहुत ज्यादा वेट रखती है। इसके बारे में क्यूरियोसिटी की वजह से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन सारी न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल के बारे में पक्का पढ़ना। ब्लैक होल तो फिर भी हमारा साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो अगर मोर देन 3 टाइम्स द मास ऑफ सन है तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। एंड ब्लैक होल जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ बॉडी विद इनफाइनाइट ग्रेविटी, समझ रहे हो, इनफाइनाइट ग्रेविटी एंड डेंसिटी दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम। ब्लैक होल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि लाइट, जिसे हम कहते हैं कि वो कभी अपना पाथ चेंज नहीं करती, स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो भी इसके ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होके इसी के अंदर समा जाती है। तो ये जो हम देख रहे थे कि प्लैनेटरी नेबुला जो है, इसका मैं एक स्टेज बताना भूल गई कि प्लैनेटरी नेबुला कुछ टाइम के बाद जो कोर कोर रह जाएगी एंड शेल उड़ जाएगी, क्योंकि ये गैस थी, स्फेरिकल शेल ऑफ गैस, तो सिर्फ कोर कोर बचेगा, कुछ टाइम के बाद इसकी गैस उड़ जाएगी। एंड जो कोर बचेगी उसे हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ, एंड इट इज विच इज थ्योराइज्ड टू बिकम अ ब्लैक ड्वार्फ इन द लेटेस्ट स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस हमें पता होनी चाहिए। स्टेलर नेबुला हाइड्रोजन का होता है, स्पिन कर रहा था। प्रोटोस्टार हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हॉट कोर बन जाएगा। बर्थ ऑफ स्टार कैसे होगा? 15 मिलियन डिग्रीज पे न्यूक्लियर फिजन होगा, सॉरी फ्यूजन होगा, फ्यूजन फिजन गलती से मेरे मुंह से निकल गया। एंड फ्यूजन का जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो रेड जाइंट बनेगा। रेड जाइंट का मास के दो वेज जाएंगे, एक 10 टाइम्स से लेस एंड एक 10 टाइम्स से मोर। लेस में प्लैनेटरी नेबुला एंड मोर में बनेगा ये रेड सुपर जायंट। सुपर जायंट बनेगा तो सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा होगा तो अगर इसके बीच में मास है तो न्यूट्रॉन स्टार, एंड अगर 3 टाइम्स से ज्यादा मास है तो ये बन जाएगा ब्लैक होल। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? इट इज अ स्प्रॉलिंग सिस्टम ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। हर गैलेक्सी के बीच में सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है उनके सेंटर में। जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके बीच में जो सेंटर में जो स्टार है उसे हम कहते हैं सेजिटेरियस, सॉरी स्टार नहीं, ब्लैक होल। उस ब्लैक होल को हम कहते हैं सेजिटेरियस।
तो गैलेक्सी के टाइप होते हैं स्पाइरल, इलिप्टिकल, इरेगुलर, कुछ नहीं है, ये शेप्स के ऊपर है। स्पाइरल ऐसी होगी, इलिप्टिकल थोड़ी ऐसी होगी, इरेगुलर किसी भी शेप की हो सकती है। अदर फैक्ट्स, अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे के बीच में जो ब्लैक होल है उसे हम सेजिटेरियस कहते हैं। एंड अब जैसे ये मिल्की वे है तो इसकी ये आर्म्स आपको दिख रही हैं, इन सारी आर्म्स के ना कुछ कुछ नाम रखे हुए हैं साइंटिस्ट ने। तो इस एक आर्म का नाम है ओरियन आर्म। ठीक है, ओरियन आर्म जो है, उस ओरियन आर्म में हमारा सोलर सिस्टम पड़ता है। देख रहे हो आप, ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसकी इतनी सारी आर्म्स हैं, इस एक आर्म में इतना बड़ा सोलर सिस्टम होगा हमारा। तो दैट्स वाई ये थ्योरी है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आई I मीन कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं? नॉट पॉसिबल एट ऑल। फिर ओरियन आर्म में हमारी जो सोलर सिस्टम है, देखो यहाँ पे लिखा है सन इज लोकेटेड इन दी ओरियन आर्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोलर सिस्टम कहीं और है, सन के अराउंड ही हमारा सोलर सिस्टम है। कॉमन सेंस। एंड्रोमेडा जो है वो नियरेस्ट गैलेक्सी है टू आवर गैलेक्सी। एंड जो नियरेस्ट स्टार है सन से वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। एंड सीरियस एक ब्राइटेस्ट स्टार है इन द स्काई। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है? क्योंकि ये लाइट एक पॉइंट सोर्स से आ रही है। स्टार्स देखें तो बहुत बड़े होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सन जो हमें दिख रहा है वो क्योंकि हमारे नज़दीक है तो इस करके बड़ा दिखता है। बट जो स्टार्स हम अपने ड्राइंग्स में सन इतना बड़ा बनाते हैं एंड स्टार्स इतने छोटे छोटे बना देते हैं रात के टाइम पे, तो स्टार सन से भी बड़े बड़े हैं, बस वो दूर है तो पॉइंट सोर्स लग रहा है। तो पॉइंट सोर्स से जब लाइट आती है तो वो कहीं कहीं से डिफ्लेक्ट हो के आती है, इस करके वो ट्विंकलिंग लगते, ट्विंकल कर रहे हैं ऐसा लगता है। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ ये क्या है? लाइट की स्पीड है। तो इस स्पीड पे लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर आप एक टाइम, मतलब इसके पीछे ईयर लग गया तो ये एक टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। इसको ये बस याद रखना कि ये एक डिस्टेंस की यूनिट है, जैसा इसका नाम दिख रहा है उससे अलग है। बस इसकी डेफिनेशन देख लो ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर एट इट्स स्पीड। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ स्टार्स। जो पोल स्टार है वो हमेशा से फिक्स्ड क्यों रहता है? क्योंकि वो जो अर्थ जिस एक्सिस पे हमारा रोटेट कर रहा है उसी से अलाइंड है। तो उसी से अलाइंड है तो ये हमको हर एंगल से एक ही जगह दिखेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाइंड है अर्थ की। जो नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे एक स्टार अलाइंड है उसे हम कहते हैं पोलैरिस, जिसे आई थिंक ध्रुव तारा भी कहते हैं हिंदी में। एंड जो साउथ पोल की तरफ एक स्टार है ऐसे, उसे कहते हैं सिग्मा ओक्टेंटिस। अब देखते हैं कि सोलर सिस्टम हमारा कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, पहले हमने देखा था कि यूनिवर्स कैसे बना, उसकी 3 वो थी थ्योरीज। एंड अब आता है सोलर सिस्टम। हम यूनिवर्स से सोलर सिस्टम पे आ चुके हैं। तो सोलर सिस्टम की 2 थ्योरीज है, इवोल्यूशनरी एंड कैटास्ट्रोफिक। अब इसको थोड़ा सा इसके नाम को ब्रेक डाउन करके समझते हैं ताकि इसके अंदर जो आपको क्लासिफिकेशन करनी है वो याद रखने में इजी रहे। इवोल्यूशनरी मतलब किसी चीज से कोई चीज और बन रही है। कैटास्ट्रोफिक मतलब कुछ तोड़ फोड़ हुई होगी। तो इसमें देखेंगे हम कोई 2 चीजें टकराने को हो रही हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी। अब जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं वो 2 बंदों की है, एक कैंट है एंड एक लैपलेस है। तो वो थ्योरीज क्या प्रपोज कर रही हैं कि एक गैशियस हाइपोथेसिस बाय कांत एंड नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैपलेस। इनके अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस करे हो तो सॉरी। तो गैशियस हाइपोथेसिस में कांत क्या कहता है? देयर वर कोल्ड एंड हार्ड पार्टिकल्स दैट कोलाइडेड विद ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कोल्ड एंड हार्ड पार्टिकल्स थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। उन टकराने की वजह से हीट बढ़ी, हीट बढ़ने की वजह से वो रोटेट करने लगा एंड रोटेट करते करते इसमें से कुछ कुछ चीजें निकल के पड़ने लगी एंड वो कुछ कुछ चीजें ओवर द टाइम फिक्स होकर अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, तो मैटर कूल डाउन टू फॉर्म दी प्लैनेट्स। तो देख रहे हो, तो ये एवोल्यूशन थी, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, बस घूमते घूमते धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें इसमें से निकलने लगी। नेबुलर हाइपोथेसिस भी सिमिलर है, बस इसमें ये बोला कि
इसमें हमें पहले बता रखा था कि रोटेटिंग चीज कैसे बनी, रोटेटिंग नेबुला कैसे बना, कोल्ड हार्ड पार्टिकल से। नेबुलर हाइपोथेसिस में पहले से मान लिया कि बस एक एग्जिस्ट कर रहा है, प्री एग्जिस्टिंग नेबुला है जो रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है ये नहीं बताया। बाकी सारा सेम है कि कूल डाउन हो गया पहले वो, रोटेट करते करते ग्रेजुअली कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होने की वजह से वो श्रिंक होने लग गया, श्रिंक होने की वजह से फिर वो स्पिन करने लग गया, एंड स्पिन करने की वजह से उसमें हीट आ गई, हीट आने की वजह से फिर इधर एक फ्लैट डिस्क बन गई, फ्लैट डिस्क में से रिंग्स ऑफ मैटर गॉट सेपरेटेड एंड वो कंडेंस टू फॉर्म प्लैनेट्स। तो अब देखो इसका कोई लिंक नहीं बना चीजों का, रोटेट कर रहा था फिर वो कूल हो गया, कूल होने के बाद श्रिंक होगा, श्रिंक होने के बाद फिर से रोटेट कर रहा है, फिर हीट कर रहा है, फिर डिस्क बन रहा है, कोई लिंक नहीं है, बस आपने ये लिखना है कि रोटेट कर रहा था एंड उसमें से प्लैनेट्स निकले हैं। दिस इज द जिस्ट ऑफ बोथ द हाइपोथेसिस। बस ये याद रखना है, गैशियस वाली दी थी कांत ने, नेबुलर वाली दी थी लेप्लेस ने, एंड ये एवोल्यूशनरी के हेड के अंदर आती है। कैटेस्ट्रोफिक कैसी है, ये दी है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस एंड टाइडल हाइपोथेसिस। ये प्लेनेटेसिमल दी है चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने, एंड टाइडल वाली दी है जीन्स एंड जेफरी ने। इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि एक प्रोटो स्टार था जिसके आसपास एक कंपेनियन स्टार था, इस कंपेनियन स्टार की अट्रैक्शन की वजह से इसमें से चीजें ये पुल करने लगा, ये पुल करने लगा तो ये एक लाइन ऐसे बन गई, ये ऐसे एक लाइन ऐसे बन गई, पर ये दूसरे स्टार में जाके समा तो पाई नहीं। और ये जो प्रोटो स्टार है ये हमारे सन की बात हो रही है, तो इसमें से चीजें अट्रैक्ट तो कर ली बट अपने साथ लिए लेके नहीं गया एंड ये यहीं पे रह गई, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बन गए। टाइडल हाइपोथेसिस में भी यही है, बस कंपेनियन स्टार की जगह इन्होंने उसको इंट्रूडिंग स्टार कह दिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें क्या था, इसमें रोटेटिंग नेबुला का प्रोसेस बताया था, इसमें प्री एग्जिस्टिंग हमने अज्यूम कर लिया था, बाकी सब सेम था। इसमें कंपेनियन स्टार बोला है एंड इसमें इंट्रूडिंग स्टार बोला है। तो इसमें मेन मेन क्या था आपको ये पता होना चाहिए, एवोल्यूशनरी कौन सी है, कैटास्ट्रोफिक कौन सी है, एंड कौन सी किसने दी है। अब ये वाली जो है हमारी सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अराउंड दिस टाइम है। एंड कैटास्ट्रोफिक वाली में दिक्कत क्या है इसकी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज क्या है इसकी, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर कोई चीज सन से निकल रही है, कोई मैटर सन से निकल रहा है तो वो श्रिंक नहीं होता, वो एक्सपैंड करने की टेंडेंसी रखता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सन से निकाल करके ये चीजें श्रिंक हो करके प्लानट बन रही हैं। अब देखते हैं सन के बारे में, सन क्या चीज है। एक चीज भूल गई, वो लगाना, चलो वीडियो पॉज करके मैं वो जो पिक्चर है वो लगा दूंगी, फिर उसमें से पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए देखते हैं जब तक वो टॉपिक नहीं आता। सन है, सन इट कॉन्स्टिट्यूट्स 99.8% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, ये PYQs में पूछा गया है। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नहीं है ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं। तो अब इसकी जो सन की लेयर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीरियर एंड एटमॉस्फेरिक। इंटीरियर जो है इन इसी ऑर्डर में, सबसे अंदर कोर, फिर रेडिएटिव जोन एंड फिर कन्वेक्टिव जोन। जो कोर है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है जो हमारी बर्थ साइकिल ऑफ स्टार में हो रही थी। तो सन भी एक स्टार है तो ऐसे ही इसमें हो रही है। एंड यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर है कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सॉरी, रेडिएटिव जोन में क्या होगा कि एनर्जी कॉन्टैक्ट से नहीं बल्कि रेडिएशन से जा रही है दूसरी जोन तक, मतलब बाहर वाली जोन तक। कन्वेक्शन में कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू बाहर सरफेस तक जा रही है। तो ये हम देख सकते हैं, ये वाला ये हमारा कोर है, ये वाला येलो हमारा रेडिएटिव जोन है, एंड दिस डार्क रेड इज द कन्वेक्टिव जोन। तो इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो ये कोर था, फिर आता है रेडिएटिव, फिर आता है कन्वेक्टिव, ये इनर लेयर्स थी। आउटर लेयर्स दैट इज एटमॉस्फेरिक लेयर्स अब पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर्स में क्या है, सबसे पहले मतलब लाइन वाइज अंदर से लेके बाहर तक, यहाँ पे फोटोस्फेयर,
फिर बाहर क्रोमोस्फेयर एंड फिर सबसे ऊपर कोरोना एंड सबसे अंदर था कोर, फिर रेडिएटिव, फिर कन्वेक्टिव, उसके बाद फोटोस्फेयर, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, उसके बाद कोरोना। तो फोटोस्फेयर क्या है? लोएस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर, यहाँ से ही विजिबल लाइट ओरिजिनेट होती है। तो जो सन का कलर, वैसे सन को डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं, दिन में इतना ब्राइट होता है, गॉगल्स वगैरह लगा के देखो तो अलग बात है, बट जो सन हम देख पा रहे हैं उसको चमकता हुआ, तो वो विजिबल लाइट फोटोस्फेयर से आ रही है। इसका टेम्परेचर है 55 डिग्री सेल्सियस एंड ये ब्राइटेस्ट लेयर है सारी लेयर्स की मिला करके। फोटोस्फेयर इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। फिर आता है क्रोमोस्फेयर। अब ये क्रोमोस्फेयर में क्या है? ये इंटरमीडिएट जोन है विच अपीयर्स लाइक अ रेड रिम ड्यूरिंग द एक्लिप्स। एक्लिप्स जब पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है एन्युलर एक्लिप्स, उसमें एक रेड रेड सी रिम दिखती है। तो वो जो रिम दिखती है क्रोमोस्फेयर की वजह से दिखती है, क्योंकि ये रेड कलर छोड़ती है। कोरोना, ये अपर मोस्ट लेयर है, विजिबल ओनली ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स एंड इट इज हॉटर देन द फोटोस्फेयर। तो ये आप देख रहे हो कि ये बाहर की, मतलब लॉजिकली ये होना चाहिए कि सबसे अंदर वाली सबसे गर्म एंड फिर बाहर वाली, ऐसे ऐसे करके सबसे बाहर वाली तो सबसे कूलेस्ट होनी चाहिए टेम्परेचर वाइज, बट सबसे बाहर वाली कोरोना सेकंड हॉटेस्ट है। सबसे ज्यादा गर्म थी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस वाली कोर, फिर कोरोना है भाई, ये सबसे आउटर है, बट स्टिल इसका टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फिर फोटोस्फेयर है। फोटोस्फेयर जबकि इससे अंदर पड़ती है, बट फिर भी बाहर होने के बाद भी 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। क्यों? हमें नहीं पता। हॉटर देन दी फोटोस्फेयर। अब इसकी कुछ की टर्म्स हैं। सोलर फ्लेयर क्या होता है? सडन बर्स्ट ऑफ सोलर एनर्जी। ये साइंस एंड टेक में भी ये कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। तो सडन बर्स्ट ऑफ सोलर एनर्जी, स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम्स। तो सन इतना गर्म है तो वहां पे इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं, तो कभी कभी रैंडमली हॉट एटम्स का एक फुवारा सा निकलता है एंड उसकी बहुत हाई मैग्नेटिक एनर्जी होती है, तो वो स्पेस में निकलता है, उसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। सन स्पॉट क्या है? वो सन के ऊपर की बात हो रही है। पूरे सन के ऊपर कुछ डार्क डार्क से स्पॉट्स दिखेंगे अगर उसकी कोई हम पिक्चर देखें, टेलीस्कोप वगैरह से ली हुई, देख लेना गूगल पे सर्च करके। तो जो डार्क डार्क से पोर्शंस हैं वो फोटोस्फेयर के ऊपर है। वो क्यों है? कि बाकी के कंपेयर्ड सराउंडिंग से कंपेयर करें तो जो उन डार्क पोर्शंस का थोड़ा टेम्परेचर कम है तभी डार्क दिख रहे हैं, वरना तो फोटोस्फेयर कितनी लाइट छोड़ती है। बट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी। फिर आता है सोलर मैक्सिमा, सोलर मिनिमा। ये क्या होता है? जो सनस्पॉट्स होते हैं ना, ये कुछ कुछ टाइम में बहुत ज्यादा हो जाते हैं सन के ऊपर एंड कुछ कुछ टाइम में बहुत कम हो जाते हैं। ये 11-11 साल की साइकिल पे होता है। तो जब हाईएस्ट होते हैं ये, उसको कहते हैं सोलर मैक्सिमा एंड जब ये लोएस्ट नंबर्स में होते हैं उसे कहते हैं सोलर मिनिमा। तो अभी हमारा लास्ट जो मिनिमा हुआ था वो 1920 में हुआ था। 1920 मतलब 2019 में। एंड सोलर मैक्सिमा हुआ था 2014 में। तो अब ये आप बोल रहे होंगे कि इनमें 11 ईयर्स का गैप नहीं आया, तो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 11 ईयर्स, रफली एवरेज है ये। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था कि नेक्स्ट मैक्सिमा कब होगा, तो वो बता रहे थे कि 24-25 में थोड़ी थोड़ी उसकी वो देखने को मिली है मैक्सिमा वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हम टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स का डिफरेंस। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब अर्थ जैसे जो हैं, जोवियन मतलब जो जुपिटर जैसे हैं। एंड अभी पहले इसका वो ऑर्डर देख लेते हैं। ये सबसे, ये हमारा सन है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। तो अर्थ लाइक ये वाले हैं चार जो छोटे छोटे हमें दिख रहे हैं, एंड ये सारे, ये जुपिटर है एंड ये, इन चारों को हम कहते हैं जुपिटर लाइक जोवियन प्लैनेट्स, इनको कहते हैं, एंड इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये अर्थ जैसे दिखते हैं, रोकी होते हैं, एंड ये वाले इसका कंपेयर साथ साथ में करते चलेंगे, ये जुपिटर जैसे होते हैं, ये थोड़े गैशियस होते हैं। इनका रीजन मैं बताती हूँ क्यों ये गैशियस क्यों होते हैं। ये जो चार हैं ऑलमोस्ट, ये सन के नजदीक पड़ते हैं, तो
सन की जो सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा है कि ये जो कंडेंस करना था ये कर गए एंड इनका एटमॉस्फेयर उड़ गया, पीछे पीछे चला गया। पर लेकिन ये वाले 4 प्लैनेट्स कुछ इतना डिस्टेंस तो रखते हैं सन से कि इनका एटमॉस्फेयर उड़ तो नहीं पाया, तो इनका अच्छा खासा एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको। एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर होता है ना, तो इन चारों की गैस ज़्यादातर उड़ ही गई। पर इनकी इतनी नहीं उड़ी क्योंकि ये सन से काफ़ी डिस्टेंस रखते हैं हम। तो अब इसी करके टेरेस्ट्रियल वाले रोकी हैं, जोवियन वाले थोड़े गैशियस हैं एंड ये स्मॉलर इन साइज है जो हमने देख ही लिया। जोवियन वाले ह्यूज हैं, दिख रहा है ना, ये 4 ह्यूज हैं, ये छोटे-छोटे हैं। एंड टेरेस्ट्रियल वालों का थिन एंड नो एटमॉस्फेयर, मैंने बताया थिन एंड नो एटमॉस्फेयर क्यों लिखा है। आसपास वालों का तो इसका तो बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा भाई, जो मरकरी है, क्योंकि इतनी नज़दीक है तो कैसे होगा इसका एटमॉस्फेयर। एंड इनका थिक एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा थिक आई थिंक यूरेनस का है। हाँ, सबसे स्पेक्टेकुलर मतलब यूरेनस का है। एंड इनकी लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं, इनकी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं। सैटेलाइट्स क्या होती है? कोई एक बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट कर रही हो, अपनी रोट रिवॉल्व कर रही हो अपनी एक ऑर्बिट में, ठीक है। एंड इनकी कोई रिंग्स नहीं होती गैशियस वाली, एंड इनकी रिंग्स होती हैं। इनकी स्पीड ऑफ रोटेशन इज लोअर एंड इनकी वेरी हाई स्पीड ऑफ रोटेशन। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप देख रहे हो कि अगर इनकी रोटेशन की स्पीड कम है, मतलब कि इनका दिन, जैसे हमारा दिन 24 घंटे का होता है, तो इनका अगर रोटेशन की स्पीड ज़्यादा है तो इनका दिन 24 घंटे का नहीं होता होगा, इनका दिन में भी 6 घंटे में ख़त्म हो जाता होगा किसी-किसी प्लैनेट्स का। तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ये देखना कि इन प्लैनेट्स का 1 साल कितनी जल्दी ख़त्म होता होगा। फिर अब ये प्लैनेट्स देखते हैं, इनको नोट्स में से करेंगे दूसरे वाले, क्योंकि इसमें थोड़ी खच मची हुई है। वो मैंने अच्छे से एक टैबुलर फॉर्म में लिखे थे, ये एंड में करा दूँगी। तो पहले हम दूसरे टॉपिक्स कर लेते हैं, प्लैनेट्स वाला मैं बाद में कराती हूँ। हाँ, तो पहले हम ये देख लेते हैं, मून। तो मून का क्या है कि इसका जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो चेंज होता रहता है। हमें मून की हमेशा एक ही साइड दिखती है। ये आप यूट्यूब पे सर्च करना कि हाउ डज़ अ मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें एक्सप्लेन करा होगा कि क्यों एक ही साइड दिखती है। रीज़न इसका मैं बताती हूँ कि पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून, रोटेशन क्या होती है? अपनी एक्सिस पे घूमना है, ऐसे, 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 ऐसे। रिवोल्यूशन होती है कि ये अगर अर्थ है तो ये ऐसे मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून जो है, इट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो इसी करके एक ही साइड हमें दिखती है उसकी। अब ये है, इट इज गेटिंग, और मून की कोई भी खुद की लाइट नहीं होती है, वो लाइट जो है सन से लेकर के रिफ्लेक्ट करता है थोड़ी बहुत। अब आप बोल रहे होंगे कि रात में तो सन ही नहीं होता। भाई, सन खत्म नहीं हो जाता यूनिवर्स में से, सन बस हमें दिखना बंद हो जाता है अर्थ वालों को, बट एक्चुअली में सन तो मतलब सोलर सिस्टम तो वहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो सन से जो लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसी करके हम मून को देख पाते हैं। तो न्यू मून डे में हम मून को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि मान लो ये सन है, थोड़ा ज़ूम करके, ये सन है एंड न्यू मून डे वाले दिन मून जो है अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो अब इसका ये हाफ वाला, इधर हाफ वाला पोर्शन इल्यूमिनेटेड है, पर इसका मुंह अर्थ की तरफ नहीं है। अर्थ की तरफ जो साइड है वो डार्क दिखेगी, तो उस दिन हमें मून दिखता ही नहीं है, इस करके उसे क्या कहते हैं? न्यू मून डे। तो यहाँ पे लिखा है द पोर्शन ऑफ द मून दैट इज रिफ्लेक्टिंग द सन्स लाइट इज नॉट फेसिंग द अर्थ बट इट इज ऑन द अदर साइड। फुल मून डे में उल्टा होता है, फुल मून डे यहाँ पे मून पड़ेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि बीच में तो अर्थ आ रहा है, बीच में अर्थ आ रहा है बट हल्का फुल्का इधर पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, तो इधर पड़ेगा, ये हाफ पोर्शन फिर अर्थ की तरफ इल्यूमिनेटेड दिखेगा। एंड अब ये मैंने बता दिया कि क्यों हम एक ही साइड देख पाते हैं इसकी। अब कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है। एस्टेरॉयड क्या होती है? जो मार्स और जुपिटर, मार्स कहाँ पे आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर।
तो इन दोनों के, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जहाँ पे स्मॉल रोकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, बचे हुए रेमनेंट्स है, रेमनेंट्स ऑफ द प्लैनेट, जब प्लैनेट्स बने थे उनके बचे हुए कुछ मटेरियल की एक लेयर घूम रही है, तो उसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। एंड ये भी ऑर्बिट करती है सन के अराउंड। तो ये आप देख रहे हो, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये मार्स है एंड ये हमारा जुपिटर है, ये मार्स की ऑर्बिट है, ये जुपिटर की ऑर्बिट है। तो ये आलतू फालतू का सामान ये भी एक ऑर्बिट में घूम रहा है, इसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। अब इस एस्टेरॉइड बेल्ट की दिक्कत क्या है कि इनके छोटे छोटे इतने टुकड़े हैं कि इनका आपस में इतना ग्रेविटेशनल पुल है नहीं कि ये खुद में एक बॉडी बना पाए, कि खुद एक प्लैनेट बन जाए। दूसरा, जुपिटर इतना बड़ा है कि उसकी ग्रेविटेशनल जो ये इसको अट्रैक्ट, मतलब इसकी तरफ तो अट्रैक्ट हो रहे हैं बट आपस में इनका अट्रैक्शन जुपिटर की वजह से कम हो रहा है। तो दो रीजंस, एक तो इनके छोटे छोटे मास साइजेस एंड जुपिटर के पुल की वजह से ये आपस में इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, तो ये ऐसे टुकड़े के वे में घूम रहे हैं एंड इकट्ठे होके कोई एक सिंगल बॉडी नहीं बना पा रहे हैं। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? अगर एस्टेरॉइड का कोई एक छोटा टुकड़ा इस बेल्ट में से गलती से निकल जाता है, ठीक है, तो अगर वो बेल्ट में से निकल जाता है एंड अर्थ की तरफ चलने लगा तो उसे हम मीटियोरॉइड कहते हैं। अर्थ की तरफ ही क्यों, बाकी भाई किधर मर्जी घूमता रहे, हमें क्या दिक्कत, जब अर्थ की तरफ आएगा हमें तो तभी दिक्कत, उसी चीज का नाम रखेंगे ना हम, मीटियोरॉइड। एंड अब जो अर्थ की तरफ आने लगा है, मान लो कि अर्थ से निकल के ये अभी सिर्फ अर्थ की तरफ आ रहा है, बट मे बी यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट मतलब हो जाए, नजदीकी से निकल जाए, बट अभी दिख रहा है कि अर्थ की तरफ आ रहा है, तो उसे हमने मीटियोरॉइड कह दिया। अब मान लो कि ये यहाँ से एक मीटियोरॉइड निकल के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर एंटर कर गया तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने की वजह से एटमॉस्फेयर से वो फ्रिक्शन होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से उस मीटियोरॉइड में आग लग जाएगी एंड वो आग लगने को हम क्या कहते हैं, मीटियोर। तो बेसिकली जैसे ही वो मीटियोरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उसका नाम बदल के मीटियोर हो जाता है, जिसे हम टूटता तारा, दैट इज शूटिंग स्टार भी कहते हैं, जिससे हम इच्छाएं मांगते हैं। सॉरी। अब यही मीटियोर जो आग जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, अगर ये मतलब ये सरवाइव कर गया पूरे एटमॉस्फेयर में, ज्यादातर क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर हमें कैसे सेव कर रहा है अर्थ को, कि ये मीटियोरॉइड एंटर करा, मीटियोर बन गया एटमॉस्फेयर में, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही जल जाता है, खत्म हो जाता है, ये अर्थ के जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है, अर्थ की जमीन तक। तो मान लो एक आधा मीटियोर इतना जिद्दी था कि वो पहुंच गया, जैसे तैसे करके वो सरवाइव कर गया, तो वो जो सरवाइव कर जाता है, जो अर्थ पे पहुंच जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को सरवाइव कर जाता है, उसे हम कहते हैं मीटियोर राइट, ठीक है। और अगर यही मीटियोर हवा में फूट जाए, एकदम कुछ एक्सप्लोड हो जाए, तो उसको हम बोलाइड कह देते हैं। अब एक ही चीज थी ये, बट उसको अलग अलग फेजेस में अलग अलग नाम दिया जा रहा है। एस्टेरॉइड से निकला तो मीटियोराइड, आग लग गई तो मीटियोर, एंड जमीन पे पहुंच गया अर्थ की तो मीटियोराइट, एंड अगर ये आग लगा हुआ बीच में ही फूट गया तो बोलाइड। अब कोमेट क्या होता है? ये कोमेट जो हैं वो निकलते कहाँ से, पहले ये देखते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम काइपर बेल्ट एंड ऊट क्लाउड। काइपर बेल्ट एंड ऊट क्लाउड, ये जो प्लैनेट्स मैंने नहीं पढ़ा है उसमें है ये काइपर बेल्ट क्या है, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट है ना एक, बचे हुए प्लैनेट्स की एक बेल्ट एंड में है, नेपच्यून वगैरह के बाद में, इनको कहते हैं काइपर बेल्ट। और ऐसी ऐसी एक और बेल्ट होगी कोई छोटी मोटी, ऊट क्लाउड कह देते हैं। तो इन बेल्ट्स में से अगर कुछ निकलता है, अब एस्टेरॉइड में से निकल रहा था तो उसे हम मीटियोरॉइड कह रहे थे, अगर काइपर या ऊट क्लाउड में से इस वाली बेल्ट में से कुछ निकलता है तो उसे हम कह देते हैं कोमेट। तो ये क्या होता है? फ्रोजन रॉकी मेटेलिक मटेरियल ऑफ गैसेस एंड इट हैज अ वेरी एलोंगेटेड ऑर्बिट अराउंड द सन। वेरी एलोंगेटेड मतलब कि मान लो ये सन है तो मे बी इतनी कुछ ऑर्बिट में वो घूमेगा। तो ये जो गैस एंड डस्ट है सराउंडिंग द कोर रॉकी मटेरियल, उसे हम कोमा कहते हैं। जैसे ये कोमेट है, ऐसे घूम रहा है ये किसी ऑर्बिट में, तो ये जो इसकी टेल दिख रही है, इस टेल को हम कोमा
कहते हैं, एंड इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा सन से अवे होती है। एंड जैसे जैसे ये सन के नजदीक आएगा, एक रास्ते में सन के नजदीक आएगा, तब ये जो इसकी बेल्ट है, जो इसकी पूंछ है, टेल, उसकी लेंथ भी लंबी होती जाएगी एंड हमेशा अवे रहेगी। तो इसे कोमेट हम कहते हैं। कहाँ से आता है? काइपर बेल्ट एंड ऊट क्लाउड, नाम याद रहना चाहिए। अब एक्लिप्स क्या होता है? कि जब एक हेवनली बॉडी, इट इज अ इवेंट, it is an event where one heavenly or planetary body moves into the shadow of another causing the shadow। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक हेवनली बॉडी किसी दूसरी के आगे अड़ गई एंड उसके ऊपर शेडो पड़ गई, तो उसे हम एक्लिप्स कह देते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम सोलर एक्लिप्स, फिर देखेंगे ल्यूनर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होगा? पहले बिना मेरे पढ़ाए सोचो कि सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, बिना देखे। सोलर एक्लिप्स अगर हमने कभी अपने जीवन में नहीं भी देखा हो तो सुना हो, तो क्या होता है? दिन में ऐसा कुछ अंधेरा सा हो जाता है, सन में भी बहुत लाइट दिखता है या काला काला सा दिखता है। तो हमने यहाँ से क्या पता लगाया कि एक तो ये दिन में होता है, और सन हमें दिखना बंद हो जाता है, मतलब टोटली दिखना बंद नहीं हो जाता, बट जैसे बारिश वाले मौसम वाले दिन होता है ना, डार्क डार्क, तो ऐसे हो जाता है। तो मतलब सन हमें अगर दिखना बंद हो रहा है तो दैट मीन्स सन और अर्थ के जो व्यू पॉइंट के बीच में कोई ना कोई अड़ा होगा। तो वो कौन अड़ सकता है? गेस करो। ऑब्वियसली मून, कोई और प्लैनेट तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर सन है, यहाँ पे अगर अर्थ है, तो हमें सन तभी दिखना बंद होगा जब बीच में कोई और बॉडी आ जाएगी, वो मून ऐसा काम करेगी। ठीक है। अब दूसरा यहीं से ल्यूनर एक्लिप्स का भी देख लेते हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स कैसे होता है। तो बस मेरा बताने का ये मतलब था कि सोलर एक्लिप्स में ये जो है ऑर्डर होएगा, सन एंड अर्थ के बीच में मून होएगा। ल्यूनर में गेस करो क्या होगा? ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है कि उस दिन हमें थोड़ा मून एबनॉर्मल सा दिखता है, अलग अलग से कलर, या बहुत लाइट दिखता है। ठीक है। तो मतलब कि हम मून को नहीं देख पा रहे हैं। तो मून एंड अर्थ के बीच में क्या आ रहा होगा? गेस करो। 1 2 3 सेकेंड पॉज करके। अब जिस जिस बच्चे ने यहाँ पे आंसर सन दिया है, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब हाउ डेयर यू कि अर्थ और मून के बीच में सन कैसा आ सकता है? हाउ इज इट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल? थोड़ा और लॉजिक लगाना था। जिन्होंने सही दिया है जवाब, वेरी वेरी गुड। तो मून हमें दिखना क्यों बंद होता है? सन तो भाई अपनी ही जगह पे रहेगा, अर्थ भी अपनी ही जगह पे रहेगा, सब अपनी जगह पे रहेंगे, बस कुछ ऐसी पोजीशन बन जाएगी। तो मून ये ऐसे रहेगा। अब आप कह रहे होंगे कि हमें तो फिर भी दिख रहा है। नहीं भाई, ये सन लाइट मार रहा है अर्थ पे, अर्थ की शैडो पड़ेगी मून पे, इस करके हमें मून बड़ा लाइट लाइट दिखता है। तो कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्लिप्स में क्या हो रहा है मैंने बता दिया। फिर देखते हैं सोलर एक्लिप्स। तो वही है, व्हेन मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, इट कास्ट अ शेडो ऑन टू द अर्थ। तो ये है इसका डायग्राम कि ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। अब ये सन इसके ऊपर, मून के ऊपर लाइट मार रहा है, तो इसकी शैडो पड़ेगी। यू नो कि पीछे से लाइट मारते हैं तो आगे उस ऑब्जेक्ट की शैडो पड़ती है, तो ये शैडो पड़ेगी अर्थ पे। तो ये जो डार्क शेडो वाला रीजन है इसे कहते हैं अम्बरा रीजन। ठीक है। अगर इस मतलब ये डार्क शेडो वाले रीजन में जहां पे अर्थ में जो लोग रहते होंगे उन्हें जो दिखेगा वो दिखेगा टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है। बहुत डार्क, मतलब उन्हें दिखेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा उनको, उनके लिए, यहाँ पे अर्थ वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा नजारा होगा। एंड ये जो लाइट शेडो वाला रीजन है इसे हम कहते हैं पेनम्ब्रल रीजन। इसमें थोड़ी हल्की शेडो है, तो इसमें हम कहते हैं पार्शियल पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि थोड़ा सा मून अड़ा हुआ है, बाकी हमें सन दिख रहा है थोड़ा हल्का फुल्का। ऑब्वियसली यूजुअल से थोड़ा डार्क होगा बट हल्का फुल्का दिख रहा है। तो यहाँ पे देखे ये अम्बरा रीजन लिखा हुआ है। यहाँ पे अम्बरा रीजन में से जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए होगा टोटल एक्लिप्स, एंड जो पेनम्ब्रल रीजन में से देख रहे होंगे ये वाले, उनके लिए होगा पार्शियल एक्लिप्स। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि अम्बरा रीजन क्या होता है? डार्कर शेडो।
पेनम्ब्रा होता है लाइटर शेडो जहाँ पे पार्शियल इक्लिप्स होगा। एंड टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स अब मैंने वो भी बता ही दिए हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब वो अम्ब्रा रीजन में से देख रहे होंगे हम। तो उसमें क्यों होता है कि वो टोटल सोलर एक्लिप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून, तो विजिबल ओनली फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द अम्ब्रा। मतलब कि अम्ब्रा रीजन में से ही आप टोटल सोलर एक्लिप्स का नजारा ले पाओगे। पार्शियल सोलर एक्लिप्स तब होगा जब आप पेनम्ब्रा रीजन में बाय चांस उस टाइम पे रह रहे हो, तो सन जो है पार्शियली ब्लॉक्ड होगा। एंड एन्युलर सोलर एक्लिप्स क्या होता है? when moon is farthest from the earth and it does not block the entire sun creating a ring of fire। अब इसका लॉजिक देखो कि मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे एक इधर पे कोई और इंसान खड़ा है जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हो, तो अभी ये आपको डायरेक्ट साइट में दिख रहा है। और अगर यहाँ पे इस इंसान के साथ में सामने ही कोई और इंसान भी खड़ा हो, तो ये पूरा तो छुपेगा नहीं, ये वाला इंसान जो है पूरा तो छुपेगा नहीं, आपको दिखेगा। हाँ ठीक है, मे बी थोड़ा आई कॉन्टेक्ट वगैरह आप नहीं कर पाओगे, बट लेकिन पूरा नहीं छिप पाएगा। ये पूरा आपके आंखों के सामने से कब गायब होगा? जब आपके नजदीक कोई बहुत खड़ा होगा, मतलब आपकी आई साइड के कोई ज्यादा ही नजदीक यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज होगी। मान लो आपका दोस्त बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे वाला आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है, मतलब अगर कोई चीज दूर से कोई चीज को कवर कर रही है, हम इस बंदे के पर्सपेक्टिव से सारी दुनिया देख रहे हैं, इस बंदे के पर्सपेक्टिव से, तो दूर से अगर कोई चीज किसी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है तो वो पूरा ब्लॉक नहीं हो पाएगा। अगर यही इंसान यहाँ पे पास में होता हमारे बिल्कुल सामने, तो ये शायद हमें दिखता भी ना। तो एन्युलर वाले में क्या हो रहा है कि मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सॉरी फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो अगर अर्थ ऐसे है, यहाँ पे मून ऐसे है एंड सन ऐसे है, इस वाले में ऐसे हो सकता है, दूसरे वाले में। तो जब यहाँ पे है तो ऑलमोस्ट सन पूरा छुप ही रहा है, बट अब यहाँ पे किसी एक केस में मून थोड़ा अर्थ से, क्योंकि ये दूर और पास क्यों हो रहा है? क्योंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं होता है वो। तो मून हमारा अर्थ से जब सबसे दूर होता है तो ये सन को पूरा नहीं छुपा पाया। तो पूरा नहीं छुपा पाया तो कुछ कुछ है ना उसके साइड में से, बाउंड्री में से एक रिंग ऑफ फायर दिखेगी, रेड रेड सी, तो उसे हम कह देते हैं एन्युलर एक्लिप्स। देखो एन्युलर वाला कुछ ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली सबसे बड़ा मजा तो देखने में इन दोनों को ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। अब देखते हैं हम ल्यूनर एक्लिप्स पे। तो ल्यूनर एक्लिप्स मैंने बताया था कि अर्थ की शैडो मून पे पड़ेगी, इस वजह से हम उसको सही से देख नहीं पा रहे। तो इसका कुछ ऐसा होगा कि सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, अर्थ की शैडो पड़ी एंड मून ऑब्वियसली अर्थ से छोटा है साइज में काफी, तो इसकी शैडो में ये छुप गया। तो ये है अम्ब्रा रीजन सबसे डार्क शैडो वाला, एंड ये है पेनम्ब्रा रीजन। अब ये पूरा छोटा सा ही है, मोस्टली अम्ब्रा में ही फोल्ड करता है। जब ये थोड़ा बहुत इधर कहीं हो और तो हो जाता है पार्शियल वाला एक्लिप्स। तो अब देखते हैं कि जब ये अम्ब्रा रीजन में है तो कौन सा होगा टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। जब ये पेनम्ब्रा वाले रीजन में थोड़ा सा मे बी यहाँ पे पड़ता हो मून किसी साइकिल में, ये यहाँ पे पड़ता हो, तो होगा पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाला एंटायर मून पासिस थ्रू दी फुल शेडो, तो ये टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है। अगर मान लो ये ऐसे अम्बरा और पेनम्बरा के बाउंड्री पे पड़ रहा है तो ये हो गया पार्शियल। एंड अगर बिल्कुल ही पेनम्ब्रल में पड़ रहा है, कम शेडो वाले रीजन में, तो उसे पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स कह देते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? टोटल वाला जो है हमें रेड रेड दिखेगा। रीजन क्यों? टोटल वाला बिल्कुल डार्क अर्थ की शेडो में पड़ता है, तो इसके पास जो सन की बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच रही है। तो ये रेड भी क्यों दिख रहा है फिर हमें? इसका लॉजिक ये है कि अर्थ के ऊपर तो लाइट पड़ रही है ना, अर्थ के ऊपर से कुछ ऐसे ऐसे एंगल से अर्थ की रिफ्लेक्टेड लाइट, सन की लाइट अर्थ पे, एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्टेड हुई हुई लाइट मून पे पड़ेगी, एंड इस करके रेड दिखता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये कम डिस्पर्स होता है, तो रेड रेड सा मून दिखता है। इस टोटल ल्यूनर एक्लिप्स वाले मून को हम ब्लड मून भी कहते हैं क्योंकि ये रेड दिखता है।
तो ये होगा completely shadowed by Earth, and Earth's atmosphere, only the light from the Earth's atmosphere reaches the moon, which has only red light, resulting in the blood moon. And it happens when the moon lies completely in the umbra region. तो पार्शियल वाला कब होएगा? जब वो पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ मून हो रही है लोकेटेड अम्ब्रा और पेनम्ब्रा की बाउंड्री पे, और जब पूरा ही पेनम्ब्रल रीजन में हो तो क्या होगा? इट अपीयर्स डार्कर देन द यूजुअल फुल मून, मतलब आपको दिख रहा है वो, बट नॉर्मल से कम थोड़ा लाइट फेडेड फेडेड सा दिख रहा है। अब ये एक्लिप्स से रिलेटेड नहीं है, बस दो टर्म्स है। सुपर मून क्या होता है कि जब फुल मून निकला हो एंड वो नियरेस्ट पोजीशन टू अर्थ के टाइम पे निकला हो, ठीक है। फुल मून क्या होता है? जब हमको पूरा इल्यूमिनेटेड फेस अर्थ को दिख रहा होता है, वो ऐसे होगा, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून होगा, तो इसका जो हाफ वाला ये वाला रीजन होगा ये हमें दिख रहा होगा, फुल मून कहते हैं इसको। ब्लू मून क्या होता है? अगर ये फुल मून एक ही मंथ में दो बार निकल आए, वो कैसे होगा कि मून की साइकिल रफली 28 डेज होती है, तो बाय चांस ऐसा हो गया कि 1 तारीख को पहला फुल मून आया, और उस महीने में अगर 31 डेज हैं तो मे बी 28 या 29 को महीना खत्म होने से पहले एक और फुल मून आ जाए, तो उस मंथ को कह देते हैं, 2 सेकेंड वाले फुल मून को कह देते हैं ब्लू मून। तभी फ्रेज बनता है कि मान लो कोई बंदे को आप ज्यादा नहीं देख पा रहे हो, कि मतलब मिल नहीं पा रहे हो रेगुलरली, तो वंस इन अ ब्लू मून निकलते हैं आप, तो ऐसा बोल देते हैं। तो मैंने सर्च किया था, लास्ट ब्लू मून हुआ था 19 अगस्त 2024 में, एंड अब जो नेक्स्ट ब्लू मून आएगा वो हमारा आएगा 31 मई 2026। तो देख रहे हो, 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आएगा अब अपना ब्लू मून नेक्स्ट वाला। तो इसमें डिफरेंस क्या है सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स में? सोलर वाली दिन में होगी, ल्यूनर वाला रात में होगा। एंड जो सोलर वाली है, इट इज नॉट सेफ टू डायरेक्टली व्यू इट, क्योंकि ये कम ड्यूरेशन के लिए होती है। तो अगर आप देख रहे हो एंड एकदम से उसके सामने से मून हट जाए, तो डायरेक्ट यूवी रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं एकदम, मतलब हमारे उसके लिए प्यूपिल होता है जो आई का, तो इस करके डायरेक्टली मतलब नहीं देखना चाहिए इसको। वो आते हैं ना, मतलब कहते भी है सोलर एक्लिप्स वाले दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब अपने कल्चर में मानते हैं। तो ये इसी करके कि ताकि हम डायरेक्ट ना देखें उसे। एंड ल्यूनर एक्लिप्स में टोटली सेफ है, देख सकते हैं भाई, रात को हो रहा है, कोई इतनी लाइट है भी नहीं। तो एंड ये कब, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये अगर एमसीक्यू में आ गया, इसमें लॉजिक खुद से लगाओ, रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। इसमें बोला है कि सोलर एक्लिप्स जो है, इट हैपन्स इट हैपन्स ओनली ऑन दी न्यू मून डे। अब ये क्यों हो रही है, न्यू मून डे वाले दिन ही क्यों हो रही है? सोलर एक्लिप्स में जो डायग्राम बना था वो कैसे बना था कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। तो अगर मून यहाँ पे है, तो इसका जो हाफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो अर्थ तो देख नहीं पा रहा है, ठीक है। अर्थ को तो डार्कर साइड मतलब दिखेगी नहीं, जिस दिन चांद नहीं निकलता उसी को न्यू मून डे कहते हैं। तो हमेशा ऑब्वियसली न्यू मून डे वाले दिन ही होगा ना, क्योंकि न्यू मून कब होता है? जब हमें मून नहीं दिखता, और मून हमें कब नहीं दिखेगा? जब उसकी इल्यूमिनेटेड साइड सन की तरफ होगी। तो बेसिकली जब मून सन और अर्थ के बीच में होगा तभी होता है ना, तो न्यू मून वाले दिन होगा सोलर एक्लिप्स। एंड ल्यूनर होता है हमेशा फुल मून डे। इसका भी यही रीजन है, बट उल्टा थोड़ा, कि मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, जब मून यहाँ पे होगा, इसकी इल्यूमिनेटेड साइड हमें दिख रही होगी, अर्थ को दिख रही होगी, तो उसी दिन होगा। वो कब होगा? फुल मून डे, ठीक है। एंड ये ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो लॉन्गर इन ड्यूरेशन होती है, एंड जो सोलर है वो शॉर्टर इन ड्यूरेशन होती है। तो अब बस हमारी प्लैनेट्स देखने रहेगी, तो हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। तो अब हम प्लैनेट्स के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। तो फर्स्ट है मर्करी। मर्करी जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, पहले ये देख लेते हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस, नेपच्यून। तो कितने हुए? चार, चार। ये चार कौन से थे? टेरेस्ट्रियल। ये कौन से थे? जोवियन। आठ है हमारे पास, इस ऑर्डर में याद रखना। तो मरकरी जो है सारे प्लैनेट्स में सबसे छोटा है एंड सबसे नियरेस्ट टू दी सन है। इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही इसकी कोई सैटेलाइट है। फिर आता है वीनस। वीनस है अर्थ का ट्विन, इसको अर्थ का भाई भी कह देते हैं। एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। वाई? क्योंकि इसमें CO2 जो एटमॉस्फेयर है, इसका मेन कंपोनेंट, इसकी एटमॉस्फेयर का मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉट है। तो इस पे डेफिनेटली हम लोग नहीं रह सकते। बाकी अर्थ की जैसी हालत हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, प्रॉबेबली कुछ मिलियन ईयर्स में अर्थ इसको भी पार कर जाएगा। तो जो वीनस है, इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूडिंग अर्थ, तो हमें पता है कि अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होती है एंड रेवोल्यूशन भी वेस्ट टू ईस्ट होती है। पर एक वीनस है एंड एक आगे हम देखेंगे यूरेनस है। इनकी जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। रीजन क्या है? इनका जो, जैसे हमारा अर्थ एंगल, इसका एक्सिस इंक्लिनेशन हमारे अर्थ का नॉर्मल से 23.5 डिग्री है। तो इनका जो वीनस का एंड यूरेनस का मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जैसे अर्थ का मान लो ये था एंड ये हमारा नॉर्मल हुआ, तो वीनस का क्या है? ये नॉर्मल से इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कुछ ऐसे गया हुआ है। तो इंक्लिनेशन हम ये मानेंगे, ठीक है? तो इसका इंक्लिनेशन तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है। वीनस का तो बहुत ज्यादा है। यूरेनस का मेरे को अभी याद है 98 डिग्री है। तो नॉर्मल से 98 डिग्री क्या हुआ? 90 से हल्का सा डिफरेंट। तो ये यूरेनस का हम देखेंगे कि वो रोल करता हुआ चलता है, मतलब जैसे फुटबॉल को हल्के से पैर मारो तो वो रोल करती है, ठीक है? तो ऐसी जो यूरेनस है वो ऑर्बिट में ऐसे रोल करता हुआ चलता है रादर देन रोटेटिंग। वो अपना अलग ही मजे कर रहा है। तो वीनस एंड यूरेनस ये एक्सेप्शंस याद रखना, थोड़े सोलर सिस्टम में गलत हरकतें कर रहे हैं ये। रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट एंड इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं, मर्करी एंड वीनस, जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर आता है अपना प्यारा अर्थ। ये इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल। सारे आठों के आठ प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की है। इसकी एक ही सैटेलाइट है प्यारी सी, जिसको हम कह देते हैं चांद। फिर आता है मार्स। मार्स एक रेड प्लैनेट है, उसका नाम मतलब रेड प्लैनेट भी कह देते हैं। इसमें गोल्डी लोक जोन भी कहते हैं इसको। गोल्डी लोक जोन क्या होती है? ऐसी यूनिवर्स में कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ हो, ठीक है? पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ हो, यहाँ पे लिखा है गोल्डी लोक जोन्स। ये रहा। मार्स रेड प्लेनेट है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट होती है ड्यू टू प्रेजेंस, मतलब उनका नाम रख दिया हमने गोल्डी लोक जोन्स। एंड ये हैबिटेबल रीजन्स, ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में कुछ कुछ अगर ऐसा हो हमें जाना पड़े तो यहाँ पे प्रॉबेबली इसी करके मार्स पे इतने मिशंस भेजे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि कुछ रहने का मिल जाए। तो ये जो पॉपुलेशन बूम हो रहा है अपने अर्थ पे, कहीं और सेटल हो जाएंगे सब लोग। तो मार्स की दो सैटेलाइट्स हैं, जिसका नाम है एक का फोबोस एंड एक का डीमोस। फिर आता है जुपिटर। ये लार्जेस्ट है सभी आठों प्लैनेट्स में। इसका साइज कितना है? 11 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ। एंड इसके ऊपर एक जाइंट रेड स्पॉट है जो हमें 400 साल पहले डिस्कवर किया था। वो बस इतना ही इसके बारे में। जाइंट रेड स्पॉट, और कुछ लिखा है क्या? वो स्पिन कर रहा है। इट इज अ स्पिनिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट अपीयर्ड ऑन द जुपिटर 400 ईयर्स अगो एंड इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक थिंग अबाउट द जुपिटर। तो अगर आए तो जाइंट रेड स्पॉट किस पे है? जुपिटर पे है। इसकी 79 सैटेलाइट्स हैं, उसमें से चार फेमस हैं, लो, यूरोपा, गैनेमीड एंड कैलिस्टो। तो ये जो सारे नाम हैं गैलीलियो ने ये डिस्कवर करी थी। एंड जो गैनेमीड सैटेलाइट है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है। सैटेलाइट बोल रहे हैं कि सैटेलाइट, मैंने आपको बताया था क्या होता है
कि एक ऐसी बॉडी जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो सोलर सिस्टम में। फिर आता है हमारे पास सैटर्न। ये जुपिटर से थोड़ा सा स्मॉलर है, दिखने में ऐसा सिमिलर लग रहा था बट हल्का सा स्मॉल है। एक शायद PYQ भी आया था कि जुपिटर ये सैटर्न सेम साइज के हैं, तो काफी बच्चे कंफ्यूज थे। तो हमने याद रखना है सेम साइज के नहीं है, सैटर्न थोड़ा उससे कम है। एंड इसकी सबसे अच्छी वो स्पेक्टाकुलर जो रिंग्स होती है ना ऐसे प्लैनेट्स के अराउंड, सबसे बढ़िया मस्त रिंग है सैटर्न की। एंड इट इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। इसकी 82 सैटेलाइट्स हैं मैक्सिमम इन दी सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं? सैटर्न विंस। तो इसकी एक फेमस सैटेलाइट है टाइटन। वाई? क्योंकि बस ये सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है गैनेमीड के बाद। गैनेमीड किसकी थी? जुपिटर की। टाइटन किसकी है? सैटर्न की। एंड जो टाइटन है इट इज ऑल्सो गोल्डीलॉक जोन, इसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी है लाइफ होने की। फिर आता है यूरेनस। यूरेनस का मैंने बताया था इट रोल्स इन दी ऑर्बिट, क्योंकि इसका एक्सिस जो है इट इज टिल्टेड बाय 98 डिग्रीज फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये भी ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेट कर रहा है। बट अभी मैं एक पिक्चर में दिखाऊंगी कि क्या एंगल है उसका, तो उसे हम कह देते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन, जैसे रोल कर रहा है। यूरेनस की इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं मिरांडा एंड ओबेरोन। इनका जो नाम है वो शेक्सपियर के प्ले से इंस्पायर होके मिरांडा एंड ओबेरोन कैरेक्टर्स जो होंगे उस प्ले में उधर से रखा है। नेपच्यून सबसे लास्ट प्लेनेट है, इसको कह देते हैं ट्विन ऑफ यूरेनस, जैसे वीनस को कह देते हैं हम ट्विन ऑफ अर्थ। तो ये फारदेस्ट है। इसकी एक फेमस सैटेलाइट, एक ही सैटेलाइट नहीं है मैंने ये बोला, सिर्फ सारी सैटेलाइट्स में से एक फेमस है ट्राइटोन, जिसका क्या है इट रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेपच्यून। तो मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट होने की जगह, हाँ ये हम सैटेलाइट की बात करें, अभी तक हमने सैटेलाइट की किसी की उल्टी हरकत नहीं देखी। तो यूरेनस एंड वीनस की हमने देखी, बट सैटेलाइट पहली है एक ऐसे जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने की जगह ईस्ट टू वेस्ट कर रही है। इससे क्या पता चलता है कि नेपच्यून जो सारे प्लैनेट्स की तरह वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता होगा, उसकी सैटेलाइट उल्टी डायरेक्शन में कर रही है। दैट मीन्स ये नेपच्यून के मटेरियल में से नहीं बनी होगी, ये कहीं आउटसाइडर मटेरियल से बनी हुई है। तो अब ये देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। हाँ पिक्चर्स मैं ये दिखा रही थी उसके एंगल्स की, वीनस और ये। तो देखो जैसे ये मरकरी, ये एरो बना हुआ है ना ऐसे, तो ये वेस्ट ये ईस्ट हो गया, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो वीनस का एरो देखो ये ऐसे बना हुआ है एरो, क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो 180 डिग्रीज है भाई इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बेसिकली जो इसको ऐसे इस नॉर्मल से ऐसे रोटेट करना चाहिए था, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टोटल ही उल्टा है, टोटल उल्टा है। तो ये ऐसे रोटेट कर रही है। अब अर्थ के बारे में हम सब जानते हैं। मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। इसकी देखो सबसे स्पेक्टेकुलर रिंग है सैटर्न की। एंड सैटर्न सबसे लाइटेस्ट ऑफ ऑल भी था। यूरेनस का क्या था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? मैंने आपको 98 बताया था, इसमें 97.8 लिखा है। नथिंग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये 98 जो इसकी इंक्लिनेशन मतलब होनी नॉर्मल ऐसे चाहिए थी, बट इसकी ऐसे है। तो इसी में अगर आप वेस्ट टू ईस्ट वाला जो लॉजिक लगाओगे 97 में, कि अभी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे पड़ रहा था, ठीक है? तो इसी को हम ऐसे घुमा के बताती हूँ। वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्मल है, बट ये ऐसे नहीं घूम रही, ये घूम रही है कैसे, ये इसको ऐसे घुमा देते हैं, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो क्या है 97 डिग्रीज। तो ये 90 इंक्लिनेशन हो गया, हल्का सा थोड़ा इससे बढ़ा देंगे 97। तो देख रहे हैं आप ये कैसे घूम रही है, तो रोल रोल करके मजे कर रही है ये यूरेनस। अब देखते हैं कुछ एक आधी अगर टर्म रह गई हो तो फिर अपना चैप्टर ये खत्म। रेट्रोग्रेड रोटेशन हो गया, नेपच्यून का हमने देख लिया, सैटर्न की सारा कुछ हो गया ये। हाँ 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 हाँ, ये प्लूटो का ड्वार्फ प्लेनेट वाला कंसेप्ट क्या है कि पहले
किसी को बचपन में याद हो कि प्लूटो भी एक प्लैनेट माना जाता था, बट 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया कि ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है, उसने कंडीशंस रखी फॉर अ बॉडी टू बी अ डिक्लेयर्ड एज अ प्लैनेट, कि हर किसी को प्लैनेट थोड़ी बोल देंगे, कुछ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड होनी चाहिए। तो एक प्लैनेट के पास क्या होना चाहिए? खुद की एक ऑर्बिट होनी चाहिए अराउंड द सन, एंड उसके पास इतना इनफ मास होना चाहिए टू अचीव हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? इतनी ज़्यादा उसकी जो ग्रेविटी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो सारा मटेरियल जो ऊबड़-खाबड़ चीज़ों से वो बना है, वो ऊबड़-खाबड़ विद टाइम एक परफेक्ट स्फीयर बन जाए। तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड इट शुड हैव अ क्लियर्ड नेबरहुड, मतलब नो मेजर बॉडीज ऑफ कंपेरेबल साइज एज वेल एज नो कॉस्मिक डेब्रिस। तो अगर मान लो अर्थ है, अर्थ के जितना ही साइज में मून होता, तो भाई अर्थ की क्या औकात रह जाएगी अगर मून एक सैटेलाइट होने के बाद वो उसके जितना ओहदा रख रहा है साइज में। तो अगर कंपेरेबल मतलब कि बिल्कुल सेम सेम कुछ सिमिलर साइज का साइड में ऑर्बिट कर रहा हो, दैट मीन्स वो प्लैनेट नहीं है। हमेशा सैटेलाइट मेन प्लैनेट से छोटी होनी चाहिए, कंपेरेबल भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ना हो कि बिल्कुल कम हल्की सी छोटी हो, बट मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट इस करके बोला क्योंकि जो इसकी सैटेलाइट थी नेम चेरन, विच इज ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ प्लूटो, ठीक है। तो ये प्लूटो की सैटेलाइट ने इसका काम खराब कर दिया। काइपर बेल्ट ऊट क्लाउड मैंने बता दिया था। तो ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट डन है। सैटेलाइट्स मैंने आपको बता दिया था कि सैटेलाइट्स क्या होती है। इट इज़ अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स और ऑर्बिट्स अराउंड अनदर प्लैनेट एंड नॉट अराउंड द सन। प्लैनेट की बात हो रही है। तो अब ये हमारा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुकी है जो थी यूनिवर्स, अर्थ वगैरह से रिलेटेड। ये सारा हो गया। So, bye bye. You were watching this lecture on UPSC with Araya. Meet you in the next lecture.